आम आदमी, ना सोल्जर, ना स्पाई और ना ही कॉलेज ग्रेजुएट। उसने यूएस जैसी पावरफुल गवर्नमेंट की जड़ें हिला दी। एक कंप्यूटर इंथुजियास्ट जिसने अपने कीबोर्ड के मैजिक से यूएस के काले कारनामे दुनिया के सामने लाके रख दिए कि कैसे यूएस गवर्नमेंट दुनिया भर के लोगों के फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स और वेबकैम से हर प्राइवेट मोमेंट ट्रैक कर रही थी। जी, यह है कहानी उस इंसान की जिसने हमें सेफ रखने के लिए अपनी सेफ्टी दाव पे लगा दी। दिस इज द स्टोरी ऑफ एडवर्ड स्नोडेन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज मैं आपके लिए जेम्स बॉन्ड या फिर जेसन बॉन्ड की नहीं, एक आम लड़के की कहानी लेके आई हूं जिसने सोल्जर्स और स्पाइस से आगे बढ़ के दुनिया की सबसे बड़ी पावर यूएस को घुटनों पे ला दिया। चैप्टर 1, कंप्यूटर नर्ड द बॉय। 1983 में यूएस में पैदा हुए एडवर्ड स्नोडेन यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के इर्द गिर्द ही बड़े हुए थे। देश की सेवा उनके खून में थी। उनके ग्रैंडफादर कोस्ट गार्ड में रियर एडमिरल थे। उनके फादर कोस्ट गार्ड ऑफिसर एंड मदर एक फेडरल कोर्ट में जॉब करती थी। स्नोडेन पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे। स्कूल में स्ट्रगल करते रहे और आखिर उन्होंने स्कूल से ड्रॉप कर लिया। उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन की बजाय वो कंप्यूटर्स में चले गए। उनकी दिलचस्पी थी कोडिंग और कंप्यूटर्स की दुनिया, जो उन्होंने बखूबी सीखी। जहां वो फॉर्मल एजुकेशन में लैक करते थे, वहीं उनका दिमाग अनयूजुअल तरीकों से चलता था। वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से ब्रेक कर लेते, स्क्रीन में पैटर्न्स देख लेते और सिस्टम्स तुरंत समझ लेते। 2004, 20 साल की उम्र में उन्होंने यूएस आर्मी में स्पेशल फोर्सेस में एनरोल किया, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उनके दोनों पाँव में चोट लगी, जिस कारण उनका वो ख्वाब पूरा ना हो सका। फिर देश की सेवा के लिए कुछ नए रास्ते निकाले। उन्होंने सीरीज ऑफ टेक्निकल एग्जाम्स पास करे और एंट्री लेवल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का जॉब लिया एज अ सिक्योरिटी गार्ड एट एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। लेकिन स्नोडेन दरवाजे पे नहीं रुकना चाहते थे, वो दरवाजे के अंदर जाना चाहते थे। क्योंकि वो कंप्यूटर और सिस्टम्स अच्छे से स्टडी कर लेते थे, अपनी टेक्निकल नो हाउ के कारण नज़र में आने लगे और फिर दरवाजे को वॉच करते अब वो डिजिटल लॉक्स मैनेज करने लगे और धीरे धीरे तरक्की करते और सीखते रहे। ऐसे मिड 2000s में वो CIA में एक टेक्निकल स्पेशलिस्ट के तौर पे हायर हुए। वो फील्ड ऑफिसर नहीं थे, उनका टाइम सर्वर रूम्स में ही बीतता, फायरवॉल्स कॉन्फ़िगर करते, ब्रोकन सिस्टम रिपेयर और इंश्योर करते कि CIA के सीक्रेट्स दुनिया से छुपी रहें। 2007 में अंडर डिप्लोमेटिक कवर उन्हें जेनेवा पोस्ट किया, जहां उन्होंने देखा कि ओवरसीज अमेरिकन इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। इट वॉज हिज फर्स्ट रियल टेस्ट ऑफ ग्लोबल स्पाई गेम। फिर उन्होंने डेल और बूज एलन हैमिल्टन जैसी कंपनीज में काम करना शुरू किया, जो एनएसए को टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती थी, जहां सिविलियंस को क्लासिफाइड सिस्टम का एक्सेस मिलता था। स्नोडेन के पास अब उन सिस्टम्स का एक्सेस था जो अमेरिकन्स जानते भी नहीं थे कि एग्जिस्ट करते हैं। ये वो डेटाबेस थे जो ग्लोबल फोन कॉल्स मैप करते थे, वो प्रोग्राम जो दुनिया भर की ईमेल स्कैन करते थे, वो टूल्स जो हर नेशन के कैमरे से वहाँ के लोगों पे और दुनिया पे सर्विलेंस रखते थे। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा आपके और मेरे जैसे आम लोगों के फोन कॉल्स, ईमेल्स और वेब और पब्लिक कैमरा और कई CCTV फुटेज से भी डेटा कलेक्ट करते थे और देखते थे। उन स्क्रीन्स को देख के स्नोडेन को समझ आया कि अमेरिका सिर्फ अपने दुश्मनों पे ही नहीं पर पूरी दुनिया पे नजर रखे हुए है। वो सबको देख रहे थे। सालों तक स्नोडेन अपने को समझाते रहे कि 9/11 के बाद ये जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे वो डीप गए, उनको समझ आया कि ये कंट्री को डिफेंड करने के लिए नहीं, इंफॉर्मेशनल डोमिनेंस बिल्ड करने के लिए था, इंफॉर्मेशन पावर में लीड करने के लिए हो रहा था, जहां वर्ल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद टैग और स्टोर भी होती थी परमानेंटली। चैप्टर 2, द डिसीजन, द रिस्क। एनएसए की ऊंची बिल्डिंग्स में अब स्नोडेन के पास जैसे दिव्य दृष्टि थी। अब वो किसी को भी इम्पर्सनेट कर हिडन फाइल्स अनलॉक कर सकते थे, डेटाबेसेस एक्सेस कर सकते थे और इंफॉर्मेशन रिट्रीव। लेकिन टाइम के साथ ये प्रिविलेज उन्हें पॉइजन लगने लगी, क्योंकि हर नया क्लिक
उन्हें कोई ना कोई नई घिनौनी सच्चाई दिखाता था। ये सर्विलेंस एंडलेस, बॉर्डरलेस और लॉलेस थे। अंडर प्रोग्राम्स लाइक प्रिज्म, जिसने एनएसए को सीक्रेट बैकडोर्स दे रखे थे फ्रॉम गूगल, फेसबुक, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। एक्स की स्कोर जैसे टूल्स यूज हो रहे थे जो एनालिस्ट को किसी की भी इंटरनेट हिस्ट्री को रियल टाइम में बता सकते थे। यूएस ने एक ब्रिटिश प्रोजेक्ट टेम्पोरा में पार्टनर किया था, जहां उन्होंने GCHQ ग्लोबल कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर के साथ मिलकर दूसरी कंट्रीज के फाइबर ऑप्टिक केबल्स टैप किए हुए थे, जहां से उन कंट्रीज का डेटा इंटरनेट से ट्रांसफर हो सकता था, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट। Even the phones of world leaders like Chancellor of Germany Angela Merkel and President of Brazil Dilma Rousseff were not spared। महीनों तक स्नोडेन ने सोचा कि आवाज उठाएं कि नहीं। उन्होंने कई विसल ब्लोअर्स के बारे में सोचा जिन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की लेकिन साइलेंस, पनिश या इम्प्रिजन कर दिए गए। फिर ख्याल आया, इफ नॉट मी देन हु। बस ये सोच के उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। टेक्निकल ट्रबल शूटिंग के डिस्गाइज में उन्होंने अपने कलीग्स के सिस्टम से एक्सेस लिया, फाइल्स एनक्रिप्ट करी, कंपार्टमेंट में स्प्लिट किया और माइक्रो SD कार्ड्स में डाल के पॉकेट में कैरी करी, या तो कभी रूबिक क्यूब में या फिर कभी जीप के नीचे दबा के। और जब वो तैयार हुए उन्होंने हांगकांग के लिए 1 वे टिकट खरीदा। मई 2013 में एडवर्ड स्नोडेन ने अपना घर, गर्लफ्रेंड, जिंदगी सब छोड़ के हांगकांग में मीरा होटल के रूम नंबर 1014 में चेक इन किया, जहां उन्होंने 3 रिपोर्टर्स के साथ मिलकर रिवेलेशन का प्लान बनाया। पिछले 1 साल से स्नोडेन कई जर्नलिस्ट को एनोनिमसली एनक्रिप्टेड टूल्स के थ्रू कांटेक्ट कर रहे थे और ऐसे वो लॉरा पॉइटरास के कांटेक्ट में आए। लॉरा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी जो सर्विलेंस और सिविल लिबर्टीज पे रिपोर्ट करती थी और यूएस सिक्योरिटी द्वारा हैरेस भी होती थी। स्नोडेन के इंसिस्ट करने पे लॉरा द गार्डियन के रिपोर्टर ग्रीनवॉल्ड को भी अपने साथ लेके आई। क्योंकि ये स्टोरी इतनी पावरफुल थी, गार्डियन ने अपना एक और टेन्योर्ड और सीनियर डिफेंस एंड इंटेलिजेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भेजा। अब ये तीनों स्नोडेन के साथ उस होटल के कमरे में बैठे थे। स्नोडेन एक स्पाई नहीं, ट्रेटर नहीं, बस एक 29 इयर्स के सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति विद ग्लासेस एंड लैपटॉप थे। कई दिनों तक उन्होंने स्नोडेन के बयान रिकॉर्ड किए, क्वेश्चंस पूछे, जवाब नोट किए। स्नोडेन ने समझाया कि वो ये सब फेम या पैसों के लिए नहीं कर रहे, बस सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। और फाइनली 5 जून 2013 को ये स्टोरी ब्रेक हुई। द गार्डियन ने फीसा के सीक्रेट कोर्ट ऑर्डर्स प्रिंट किए, जहां वो टेलीकॉम कंपनी से उनके सारे कस्टमर्स के फ़ोन रिकॉर्ड्स और मेटा डेटा डिमांड कर रहे थे, हर कॉल, हर नंबर, हर डिटेल ऑनगोइंग बेसिस। अगले दिन द वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रिज्म प्रोग्राम के डिटेल्स रिवील किए कि कैसे एनएसए और एफबीआई गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के सर्वर्स के अंदर तक पहुंच गए हैं, कैसे गवर्नमेंट के पास उनके कस्टमर्स बोथ अमेरिकन एंड नॉन अमेरिकन की ब्राउजिंग हिस्ट्री, ईमेल, चैट्स, फोटोज, क्लाउड फाइल्स एंड इवन लाइव वीडियो कॉल्स के एक्सेस हैं, कैसे ऑप्टिक नर्व प्रोग्राम के अंडर आम लोगों के वेबकैम्स एक्सेस कर उनके चेहरे, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन और प्राइवेट मोमेंट्स कैप्चर हो रहे थे। आम जनता तो छोड़ो, ये भी बताया कि कैसे वर्ल्ड लीडर्स लाइक चांसलर ऑफ जर्मनी एंजेला मैर्केल एंड प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील डिल्मा रूसेफ भी मॉनिटर हो रहे थे। एंड लाइक दैट सडनली द वर्ल्ड वाज ऑन फायर। यूएस गवर्नमेंट ने डिनाई किया और वॉशिंगटन ने स्नोडेन को ढूंढने के आदेश लागू किए। दैट टू क्विकली, दे हैड टू फाइंड हिम, चार्ज हिम एंड शट हिम डाउन। चैप्टर 3, द एग्जाइल। स्नोडेन अब दुनिया के मोस्ट वांटेड पर्सन बन चुके थे। ये हंट हांगकांग तक पहुंच गया। अब वो हांगकांग के मीरा होटल में सेफ नहीं थे, जिस कारण वो अंडरग्राउंड हो गए। कहाँ? सेफ हाउस या एम्बेसीज में नहीं, रिफ्यूजीज के घरों में। कुछ टाइम के बाद स्नोडेन हांगकांग में भी सेफ नहीं रहे, क्योंकि यूएस ने एक्सट्रेडिशन के लिए पुश करना शुरू कर दिया। स्नोडेन ने कई कंट्रीज में असाइलम के लिए अप्लाई किया, जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, आइसलैंड, लेकिन सभी इन अर्जियों पे शांत रहे। इसलिए नहीं कि वो मदद नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्योंकि कोई यूएस से पंगा नहीं लेना चाहता था। स्नोडेन ने जून 13 को हांगकांग से लैटिन अमेरिका जाने का प्लान बनाया, लेकिन उनका पासपोर्ट रिवोक कर दिया गया था, जिस कारण जब वो प्लेन से लेओवर के लिए मॉस्को में उतरे वो
वहीं फंस गए। 39 दिनों के लिए वो एयरपोर्ट के ट्रांजिट जोन में रहे, वहीं के चेयर्स में सोए, पब्लिक वॉशरूम यूज किए और वहीं एयरपोर्ट में खाना खाया। अगस्त 2013 में रशिया ने उन्हें टेम्पररी असाइलम दे दी, 1 साल की, ऑन वन कंडीशन कि अब वो कोई भी लीक्स नहीं करेंगे, खासकर कि यूएस के इंटरेस्ट जो हार्म करते हों। स्नोडेन अग्रीड। व्हाई? It's simple, because by then the damage or the awakening that he wanted to do was already done. ऐसे वो यूएस के ट्रेल से एस्केप तो हो गए, लेकिन अब एक दूसरे देश रशिया के बॉर्डर्स के बंदी थे, जहां से वो अब कभी बाहर नहीं जा सकते थे। अब वो रशिया में एक शांत जीवन बिताने लगे, जहां उनकी गर्लफ्रेंड लिंडसे मिल्स ने उनको ज्वाइन किया और 2017 में उनकी शादी हुई। Because he could not step out of Russia, he found new ways to reach out to the world and world stage. अब वो यूनिवर्सिटीज, कॉन्फ्रेंसेज और ह्यूमन राइट्स इवेंट्स में वीडियो कॉल से टॉक देने लगे, appearing on big screens across the world from a secret location in Moscow. वो इंक्रिप्शन की नॉलेज दे रहे थे, लोगों को सर्विलेंस के बारे में वार्न कर रहे थे और अपना मेमोआर कॉल्ड परमानेंट रिकॉर्ड लिख रहे थे। स्नोडेन चाहे शांत हो गए थे, लेकिन उनकी लगाई चिंगारी आग बनके दुनिया भर में फैल रही थी। सिलिकॉन वैली में स्नोडेन इफेक्ट टेक्नोलॉजी लैंडस्केप रीडिफाइन कर रहा था। एप्पल, गूगल, फेसबुक अब सब डीपली इंस्क्रिप्शन इंप्लीमेंट करने लगे थे। आम लोग वीपीएन, मेटाडेटा और डिजिटल फुटप्रिंट जैसी बातें करने लगे थे। जर्नलिस्ट ने सिक्योर चैनल्स अडॉप्ट किए और रशिया, वहाँ स्नोडेन का असाइलम एक्सटेंड हुआ और थोड़ी देर के बाद उनको 2022 में फुल रशियन सिटीजनशिप भी मिली। उनके क्रिटिक्स के लिए ये सबूत था कि वो पहले से ही रशियन असिस्टेंस के लिए काम कर रहे थे एंड दैट नाउ ही हैड स्विच साइड्स। लेकिन उनके सपोर्टर्स इसे सिंपली एक सर्वाइवल की टेक्निक कहने लगे। सालों के साइलेंस और एक्साइल के बाद और कई सारे इल्जामों के बाद भी स्नोडेन एक चीज पे अड़े रहे कि उनका 2003 का डिसीजन इन मीरा होटल हांगकांग वाज ऑल वर्थ इट। चैप्टर 4, हीरो और ट्रेटर। 1 दशक से ऊपर हो गया है जब स्नोडेन हवाई से सीक्रेट्स लेके निकले थे। कुछ के लिए वो हीरो बने, जिन्होंने गवर्नमेंट की करतूतें और सच्चाई दुनिया के सामने आके रख दी, और कुछ के लिए वो ट्रेटर बने, देशद्रोही, जिन्होंने यूएस के सीक्रेट्स दुनिया और दुश्मनों के सामने लाके खोल दिए। यूएस में आज भी स्नोडेन एस्पियोनाज एक्ट के अंडर चार्जेस फेस कर रहे हैं, जहां उन्हें कोई पब्लिक डिफेंस नहीं मिलेगा, अपना केस आर्ग्यू करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वो यूएस गए तो कोर्ट नहीं, उन्हें सीधा केज कर दिया जाएगा इनटू फॉरएवर साइलेंस। प्रेसिडेंट्स जैसे बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप एंड इवन जो बाइडेन ने उनका फेट डिस्कस किया, लेकिन किसी ने पार्डन नहीं किया। कैसे करते? पार्डन मतलब दे विल अपीयर सॉफ्ट ऑन द मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। मीनवाइल जो उन्होंने रिवील किया वो आज भी होता है। मास सर्विलेंस आज भी है, थोड़ी शांत, थोड़ी हिडन, perhaps more legalized, but it is still there. टेक कंपनीज ने इंस्क्रिप्शन तेजी से अपनाई। गवर्नमेंट ने जरूरत पड़ने पे इन इंस्क्रिप्शंस को ब्रेक करने के तरीके भी मांगे, क्योंकि उनके लिए अब टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। ये टग ऑफ वॉर आज भी जारी है। एक तरफ हमारा डेटा हमें सेफ चाहिए, दूसरी ओर एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ना भी तो है। सो व्हाट्स द राइट थिंग? स्नोडेन ने जो चाहा कुछ तो हुआ। दुनिया को पता चला, हमारा डेटा थोड़ा सा इनक्रिप्ट हुआ, लेकिन फिर भी कहते हैं योर फोन इज ऑलवेज लिसनिंग। एलेक्सा नोज व्हाट यू आर सेइंग। योर एवरी मूव इज स्टिल ट्रैक्ड। एवरी वर्ड दैट यू स्पीक और राइट इज स्टिल मॉनिटर्ड। Someone is always listening. So what came out of it all? स्नोडेन ने इतना रिस्क लिया, जान का, एग्जाइल हुए, रशिया की सरहदों में कैद हुए, अपने माथे पे सबसे बड़ा दाग ट्रेटर का टैग लगवाया। मिला क्या? पता नहीं, बिकॉज हमें देखा तो अभी भी जा रहा है। वी आर स्टिल अंडर वॉच, ऑलवेज, नेवर डाउट दैट। चलिए, इसी सोच के साथ आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।